Assalamu alaikum students, this is Dr. Fahad Amjad and welcome to another lecture on Productions and Operations Management, and the course code is MGT 362. The course book is Operations Management 10th edition by J. Heiser and Barry Randall. In the last lecture we concluded our discussion on chapter 6S, which is on statistical process control, and in this lecture we will be continuing this lecture and we will be seeing what are the other concepts that are discussed in this chapter. वो आउटलाइन पहले भी मैंने आपके साथ डिस्कस की थी कि स्टैटिस्टिकल प्रोसेस कंट्रोल क्या होता है, वेरिएबल्स क्या होते हैं, एट्रीब्यूट्स क्या होते हैं, वेरिएबल्स के लिए एक्स चार्ट्स बनाए जाते हैं, आर चार्ट्स बनाए जाते हैं, एंड एट्रीब्यूट्स के लिए सी चार्ट, पी चार्ट्स बनाए जाते हैं. तो हम ये सारे के सारे जो कॉन्सेप्ट्स हैं ये इस चैप्टर के अंदर पढ़ेंगे. प्रोसेस कैपेबिलिटी क्या होती है ये भी देखेंगे, और एक्सेप्टेंस सैम्पलिंग क्या होती है ये भी हम देखेंगे. लेट्स स्टार्ट फॉर्मली स्टार्ट टुडेज लेक्चर. ये मैंने आपको पिछले चैप्टर के अंदर भी इस पॉइंट पे एम्फसाइज किया था कि जी वेरिएबल्स एंड एट्रीब्यूट्स ये होते क्या हैं, किस तरीके से ये इन्फ्लुएंस आपकी जो एक्टिविटी है उसको भी, जिस तरीके से आप मेजरमेंट ले रहे होते हो, द एक्टिविटी ऑफ मेजरिंग, वो जिस तरीके से लोगे उसकी एक आउटपुट होगी. आइदर दैट आउटपुट इज़ वेरिएबल और दैट आउटपुट इज़ एट्रीब्यूट्स. फिर से हम इस लेक्चर के अंदर इस चीज़ पे फिर से एम्फसाइज करते हैं कि जी या डिस्कस करते हैं वेरिएबल्स क्या हैं और एट्रीब्यूट्स क्या हैं. वेरिएबल्स आर कैरेक्टरिस्टिक्स दैट कैन टेक एनी रियल वैल्यू, may not be whole or in fractional numbers, continuous random variable. Attributes जो होते हैं defect related characteristics होते हैं, classify product as either good or bad or in count data, categorical और discrete random variables. discrete random variable होते हैं, categorical होते हैं. तो हम इसके साथ देखते हैं कि जी क्या है. वेरिएबल्स के कैरेक्टरिस्टिक्स दैट कैन टेक एनी रियल वैल्यू. ठीक है, रियल वैल्यू, रियल स्केल क्या होता है? वो स्केल जिसका एक ज़ीरो होता है और उसके अंदर ग्रेडेशन होती हैं. और ये ग्रेडेशंस क्या हैं? ये ग्रेडेशंस इक्वल इंटरवल की हैं. एक के बाद दो आएगा, दो के बाद तीन आएगा. जिस तरह आप लेंथ है, लेंथ एक रियल वैल्यू है 15 मीटर. 15.5 मीटर्स आपको पता चल जाएगा उसके अंदर 15 से 0.5 ज़्यादा है, 15 से 0.6 ज़्यादा है. दे कैन बी होल, आइदर दे कैन बी 1 2 3 4 और दे कैन बी इन फ्रैक्शनल नंबर्स 1.1 1.2 1.3. ये फ्रैक्शंस आ जाती हैं और ये कंटिन्यूस होता है. इट्स अ कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल, यानी कि 1 के बाद 1.1 1.2 1.3 इसी तरह चलता रहेगा. इक्वल ग्रेडेशंस हमने पहले से ही बताई हुई हैं कि जी 1 के बाद 2 आना है, 2 के बाद 3, और इनके दरमियान का जो डिस्टेंस है वो इक्वल होता है. एट्रीब्यूट्स जो होते हैं दे आर यूज्ड टू क्लासिफाई प्रोडक्ट्स, आइदर इट इज़ गुड और इट इज़ बैड. और इतना डाटा हमारे पास 5 डिफेक्ट्स आए, 6 डिफेक्ट्स आए, तो ये काउंट डाटा में या काउंट के अंदर भी यूज हो सकते हैं एट्रीब्यूट्स. और ये कैटेगरीज डिफाइन करते हैं. कैटेगोरिकल डाटा होता है, आइदर इट इज गुड और इट इज बैड और इट इज अ डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल. ठीक है, कि ऐसा वेरिएबल होगा जो डिस्क्रीट, उसके अंदर एक क्लास होगी कि जी 1 से 2 2 से 3. अब आपके पास नॉर्मली ऐसा डाटा भी आता है ना कि आप स्केल करें कि सर्विस आपको कितनी अच्छी लगी, 1 2 3 4 5. 5 बहुत अच्छी लगी, 1 बहुत बुरी लगी, 3 जो है वो दरमियान है. ठीक है, तो ये डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल्स भी हो सकते हैं, डिस्क्रीट विंडोज भी हो सकती हैं. जो नॉर्मली जो वेरिएबल्स हैं उसका एक कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल होता है और एट्रीब्यूट्स जो होते हैं वो डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल्स होते हैं. ठीक है, वेरिएबल्स जो कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल्स होंगे वो 1.1 1.2 इसी तरह 1.1.1 इस तरह से 1.12
1.13, तो ये क्या है, इसके अंदर कंटिन्यूटी आ रही है, मगर जो एट्रीब्यूट्स होते हैं दे आर डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल्स, कि उनके अंदर 1 2 3 4 5 इस तरीके से आप कैटेगरी, किसी भी चीज़ को कैटेगराइज करना चाहते हो ना, इसका सिंपल अगर एक्सप्लेनेशन अगर आप चाहते हो कि वेरिएबल्स आपको किसी चीज़ को कैटेगराइज नहीं करके देते, बल्कि एट्रीब्यूट्स आपको कैटेगराइज कर देते हैं, आइदर इट इज़ गुड, बैड, डिफेक्टिव, नॉन डिफेक्टिव, एक्सेप्टेबल, नॉट एक्सेप्टेबल, या सर्विस की मेजरमेंट के अंदर कि आपको बहुत अच्छी लगी, बहुत बुरी लगी या दरमियानी लगी, ठीक है, गुड, बैड, सेटिस्फैक्ट्री। तो इस तरीके से आपको जो डाटा मिलेगा उसको हम दो तरीकों से, जो भी आप क्वालिटी का डाटा कलेक्ट करोगे प्रोडक्ट का या सर्विस का, इट विल बी आइदर इन वेरिएबल्स और इट विल बी आइदर इन एट्रीब्यूट। अब हम देखते हैं कि जी सेंट्रल लिमिट थ्योरम क्या है। हमने अभी तक 6S के अंदर जो कॉन्सेप्ट्स डिस्कस किए हैं वो हमने देखा है कि किस तरीके से प्रोसेस कंट्रोल में हो या प्रोसेस आउट ऑफ कंट्रोल हो तो हम उसको किस तरीके से प्लॉट करके कंट्रोल चार्ट पे देख सकते हैं। मैंने आपको पिछले लेक्चर के अंदर बताया था ना, 3D दिखाया, 3D रिप्रेजेंटेशन, टाइम, फ्रीक्वेंसी एंड मेजरमेंट की एक फ्रीक्वेंसी वो दिखाई, डायग्राम दिखाई और बताया कि अगर प्रोसेस इन कंट्रोल में है तो उसकी आउटपुट ऐसी होनी चाहिए, अगर प्रोसेस आउट ऑफ कंट्रोल हो तो उसकी आउटपुट ऐसी होनी चाहिए। फिर मैंने 2D में आपको कन्वर्ट करके बताया कि कंट्रोल चार्ट्स आपको क्या दिखा रहे होते हैं। कंट्रोल चार्ट उस 3D डाटा को पकड़ के 2D में ले आते हैं, एक सेंट्रल वैल्यू होती है और उस पर वो डिफरेंट पॉइंट्स इस तरह शो हो रहे होते हैं, ठीक है। तो वो उसकी अपर कंट्रोल लिमिट है, लोअर कंट्रोल लिमिट है और एक इसकी मीन वैल्यू है। उसकी मैंने आपको विजुअलाइजेशन भी दिखा दी थी कि किस तरीके से आप उसको विजुअलाइज कर सकते हो इस तरह से, ठीक है। तो ये चीज़ें हम अभी तक इस चैप्टर के अंदर डिस्कस कर चुके हैं। अब हमने सेंट्रल लिमिट थ्योरम देखना है। सेंट्रल लिमिट थ्योरम जितना भी क्वालिटी मैनेजमेंट, जितना भी स्टैटिस्टिकल क्वालिटी कंट्रोल है वो सेंट्रल लिमिट थ्योरम पे बेस करता है। इसकी बेसिक थ्योरी क्या है, बेसिक आइडिया क्या है? रिगार्डलेस ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द पॉपुलेशन, द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द सैंपल मीन drawn from the population will tend to follow a normal curve, ठीक है। अब पॉपुलेशन क्या होती है? मैं कहता हूं कि जी एक मशीन है जो सीरियल बॉक्स भर रही है, उस मशीन ने आज तक जितनी भी सीरियल बॉक्स भरे हैं वो उसकी पॉपुलेशन हो जाएगी। और अगर आप कहना चाहते हो कि एक दिन की पॉपुलेशन, तो उस मशीन ने एक दिन में जितने भी सीरियल बॉक्स भरे हैं वो उन सारों को हम पॉपुलेशन कह सकते हैं। तो पॉपुलेशन इज बेस्ड अपॉन योर डेफिनेशन, कितनी बड़ी पॉपुलेशन है आपके पास, ठीक है। अब उस सीरियल बॉक्स, जो उस मशीन ने सीरियल बॉक्सेस भरे हैं, उनमें से आप 1 घंटे बाद ले लेते हो 5 या 6 सैंपल्स, तो वो क्या होगा, वो सैंपल हो जाता है आपका, ठीक है। एक मशीन है जो सीरियल बॉक्स भर रही है और उसकी एक पॉपुलेशन है, उसने एक दिन में लेट्स से कि जी 2000 सीरियल बॉक्स भर दिए हैं, तो वो उसकी उस दिन की पॉपुलेशन इतनी है। और अगर आप 1-1 घंटे बाद उससे सैंपल लेते हो 5-5 सीरियल बॉक्सेस का कि जी उसने 1 घंटे में चीज़ें जो भरी हैं उनमें से 5 निकाल लिया, तो वो 5 सीरियल बॉक्स निकाल के उनको मेजर किया, तो वो आपने क्या किया, आपने सैंपल ले लिया। अब ये कहता है कि जी रिगार्डलेस ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द पॉपुलेशन, द डिस्ट्रीब्यूशन of the sample means drawn from the population will tend to follow a normal curve। ये इस चीज से इट डजेंट रियली मैटर कि वो किस तरीके से पॉपुलेशन की डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, जो आप सैंपल लोगे ना उससे, उसका जो मीन होगा दैट विल फॉलो अ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। यानी कि आपके पास जो भी आप उससे लोगे सैंपल, इट डजेंट रियली मैटर कि कैसी है पॉपुलेशन की डिस्ट्रीब्यूशन, जो उससे सैंपल लोगे इट विल ऑलवेज फॉलो अ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। जो सैंपल का मीन है इट विल ऑलवेज फॉलो अ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। उसकी एक मीन वैल्यू होगी और उस मीन वैल्यू को
वो ये होगी, और उसके अंदर एक स्टैंडर्ड डेविएशन होगी, वो स्टैंडर्ड डेविएशन पॉजिटिव और नेगेटिव हो सकती है, कम भी हो सकती है, ज़्यादा भी हो सकती है, और ये लाइन आपको बता रही होती है द प्रोबेबिलिटी वैल्यू कि कितनी प्रोबेबिलिटी है कि वो मीन से कम हो या मीन से ज़्यादा हो। द मीन ऑफ द सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन को हम x डबल बार से रिप्रेजेंट करते हैं, विल बी द सेम एज द पॉपुलेशन मीन। तो जो भी पॉपुलेशन है उसकी सैंपल का जो मीन होगा दैट विल बी x डबल बार, ये हमेशा पॉपुलेशन के मीन के बराबर होगा। स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ द सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन विच इज सिग्मा x बार अंडर सबस्क्रिप्ट आप इसको कह सकते हैं, दिस इज द सबस्क्रिप्ट x बार, विल इक्वल द पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डेविएशन डिवाइडेड बाय द स्क्वायर रूट ऑफ द सैंपल साइज। ठीक है, तो अब आपका जो स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ द सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है, जो सैंपल ले रहे हो सैंपल का तो एक मीन होगा, और ये जो मीन होगा ना ये आपका x डबल बार से रिप्रेजेंट होगा, और ये पॉपुलेशन के मीन के बराबर होगा। मगर जो इस सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन की जो स्टैंडर्ड डेविएशन होगी विच इज x सिग्मा x बार, ये जो होगी ये पॉपुलेशन की स्टैंडर्ड डेविएशन का अंडर रूट सैंपल साइज जब करेंगे ना, इस रिलेशनशिप से कैलकुलेट हम कर सकते हैं। सो अगर आप सैंपल ले रहे हो तो सैंपल का जो मीन होगा वो आपको पॉपुलेशन के मीन के बारे में बता देगा, और सैंपल की जो स्टैंडर्ड डेविएशन होगी वो उस पॉपुलेशन की स्टैंडर्ड डेविएशन के साथ इस रिलेशनशिप के साथ निकाली जा सकती है। ठीक है, इन दोनों में से अगर आपको ये चीज़ पता है तो आप इजीली ये चीज़ निकाल सकते हो, क्योंकि आप सैंपल तो हमेशा अपनी मर्जी का ले रहे होते हो ना। हमारी एग्जांपल में हमने 5 का सैंपल ले लिया, तो अगर आपको स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ द पॉपुलेशन पता है तो आप स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ द सैंपल निकाल सकते हो। अगर आपको स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ द सैंपल पता है तो आप स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ द पॉपुलेशन निकाल सकते हो। एन की वैल्यू आपको पता होती है कि हमने कितने का सैंपल, हमने 20 का सैंपल लिया, 30 का लिया, 5 का लिया, 6 का लिया, ये आप पे मुनस्सिर है कि जी आपने कौन सी वैल्यू रखी है। तो ये जो सारे की सारी इंफॉर्मेशन सेंट्रल लिमिट थ्योरम से हमें मिलती है, ये हमें बहुत हेल्प करेगी आगे क्वालिटी कंट्रोल के अंदर या स्टैटिस्टिकल क्वालिटी कंट्रोल के अंदर। वही बात कि पॉपुलेशन की कोई भी डिस्ट्रीब्यूशन हो सकती है, देयर आर अ लॉट ऑफ पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशंस, या आप अगर बिजनेस स्टैटिस्टिक्स के अपने कोर्स में देखोगे आपको बहुत सारी डिस्ट्रीब्यूशंस नजर आएंगी। बीटा डिस्ट्रीब्यूशन नजर आएगी, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन नजर आएगी, यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन नजर आएगी। इन सारी डिस्ट्रीब्यूशंस है, ये सारी की सारी पॉपुलेशन है। लेट्स से कि जी जो मशीन ने जिस तरह से भरे हैं डब्बे वो इस पॉपुलेशन को फॉलो कर रहा है, ठीक है। मगर जब आप उससे सैंपल लोगे तो वो हमेशा उसकी जो डिस्ट्रीब्यूशन होगी वो हमेशा नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन होगी, और उसका मीन जो होगा वो पॉपुलेशन के मीन के बराबर होगा, और उसकी जो स्टैंडर्ड डेविएशन है वो पॉपुलेशन की स्टैंडर्ड डेविएशन से इस तरह से उसका रिलेशनशिप होगा। ठीक है, तो वही बात है, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर कुछ एडिशनल कॉन्सेप्ट्स हैं कि 2 स्टैंडर्ड डेविएशंस तक ये 95.45% वैल्यूज को कवर करती है, 3 स्टैंडर्ड डेविएशंस तक ये 99.73% वैल्यूज को कवर कर लेती है। 3 से ज्यादा होंगी, 3 से ज्यादा भी जा सकते हो, मगर ऑलमोस्ट 99.73% आपने कवर कर लिया, तो बाकी क्या ऑलमोस्ट 27.27% वैल्यूज रह गई हैं जो 3 स्टैंडर्ड डेविएशन से बाहर होंगी। तो जो बेसिक आइडिया है कि जब भी आप किसी चीज से सैंपल लेते हो, इट डजंट रियली पॉपुलेशन की जो भी डिस्ट्रीब्यूशन हो, बीटा पॉपुलेशन हो, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन हो, यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन हो, वायबल हो, पॉइसन हो, इट डजंट रियली मैटर कि जी पॉपुलेशन किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट हुई हुई है, मगर जब भी आप उससे सैंपल लोगे तो सैंपल का जो मीन होगा वो पॉपुलेशन के मीन के बराबर होगी, और सैंपल की जो स्टैंडर्ड डेविएशन होगी वो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की तरह की होगी, और वो से रिलेशनशिप जो है उसका वो इस तरीके से हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, एक और चीज ये है कि जी अगर प्रोसेस की डिस्ट्रीब्यूशन ऐसी है, जरा ज्यादा फैली हुई है,
तो जो सैंपल की डिस्ट्रीब्यूशन होगी ना, सैंपल जो आप ले रहे हो उनकी डिस्ट्रीब्यूशन ज़रा सी तंग होगी। क्यों? क्योंकि ये वही रिलेशनशिप जो हमने बताया था ना कि सैंपल की जो स्टैंडर्ड डेविएशंस हैं वो पॉपुलेशन की स्टैंडर्ड डेविएशन से इस तरह से रिलेट हो रही हैं। तो ये अगर पॉपुलेशन की स्टैंडर्ड डेविएशन है तो ये आपकी जो सैंपल की स्टैंडर्ड डेविएशन है वो इस तरीके से रिप्रेजेंट होगी। मीन देखें दोनों का एक ही है, वही बात है ना जो हमने कही थी कि जी x डबल बार जो है वो हमेशा मीन ऑफ द पॉपुलेशन के बराबर है। तो इस तरीके से आपको पता चल जाएगा कि अब हम जब सैम्पलिंग हम कंट्रोल चार्ट्स बनाएंगे तो ये इन्फॉर्मेशन हमें काफ़ी मदद देगी। अब हम देखते हैं कि जी कंट्रोल चार्ट्स ऑफ वेरिएबल्स क्या होते हैं। इसका सबसे आसान तरीका ये है कि जी आपके पास वेरिएबल्स हैं ओवरऑल और आपके पास एट्रीब्यूट्स हैं। वेरिएबल्स के लिए सिर्फ x बार एंड r चार्ट्स बनते हैं और एट्रीब्यूट्स के लिए p एंड c चार्ट्स बनते हैं। ठीक है, अब इट डिपेंड्स कि आप किस तरह का डाटा कलेक्ट कर रहे हो, वो आपका या तो वेरिएबल होगा या तो एट्रीब्यूट होगा। ठीक है, फॉर वेरिएबल्स दैट हैव कंटिन्यूअस डायमेंशंस लाइक वेट, स्पीड, लेंथ, स्ट्रेंथ, यानी कि दे हैव कंटिन्यूअस डायमेंशन। वेट जो है उसका एक जीरो वेट होगा, 1 2 1.1 1.2 1.3 1.4 2 2.1 2.3 इस तरीके से कंटिन्यूअस स्केल है। इसी तरह लेंथ के अंदर भी ये कर सकते हैं, स्पीड के अंदर भी ये कर सकते हैं, स्ट्रेंथ के अंदर भी ये कर सकते हैं। तो ये सारे के सारे जो हैं ये वेरिएबल्स हैं। तो वेरिएबल्स के लिए सिर्फ आप x बार एंड r चार्ट्स बना सकते हैं। x चार्ट्स आर टू कंट्रोल द सेंट्रल टेंडेंसी ऑफ द प्रोसेस। x चार्ट हम इसलिए बनाते हैं कि जो प्रोसेस की सेंट्रल टेंडेंसी या प्रोसेस की जो मीन है उसको कंट्रोल कर सकें, और r चार्ट्स हम इसलिए बनाते हैं टू कंट्रोल द डिस्पर्शन ऑफ द प्रोसेस। एक x बार चार्ट आपका प्रोसेस के मीन को कंट्रोल करने के लिए बनाया जाता है और r चार्ट आपका प्रोसेस के फैलाव को कंट्रोल करने के लिए बनाया जाता है। These two charts must be used together। क्यों? कभी कभी ये होता है कि जी प्रोसेस का मीन तो ठीक है मगर प्रोसेस का फैलाव बढ़ रहा है, ठीक है, तो उसको कंट्रोल करने के लिए आर चार्ट की जरूरत पड़ जाती है। कभी कभी ये होता है कि प्रोसेस का फैलाव ठीक है मगर उसकी मीन शिफ्ट हो रही है, तो फिर उसके लिए हमें एक्स बार की जरूरत पड़ जाती है। तो किसी भी वेरिएबल का अगर आपने कंट्रोल चार्ट्स बनाने हैं तो इट इज गुड, बेस्ट प्रैक्टिसेस ये हैं कि जी आप उसका मीन एंड आप उसका आर चार्ट, एक्स बार चार्ट एंड आर चार्ट दोनों बनाएंगे तो आपको ओवरऑल प्रोसेस को कंट्रोल करने में आसानी होगी। चार्ट्स बनाए किस तरह जाते हैं? जिस तरह देयर इज अ सेइंग कि जी अगर आप फ्रूट चार्ट बनाना चाहते हो तो फ्रूट चार्ट फ्रूट के बगैर नहीं बनती। इसी तरह आपके जो कंट्रोल चार्ट्स होते हैं वो कंट्रोल लिमिट्स के बगैर नहीं बनती, और आपको हर तरह के कंट्रोल चार्ट के लिए इक्वेशंस ज़रूर बुक के अंदर एक एक इक्वेशन सारों की मिलेगी। ये सारी की सारी इक्वेशंस क्यों यूज़ की गई हैं मैं आपको बता देता हूँ। हमेशा आपके प्रोसेस की एक अपर कंट्रोल लिमिट होगी, एक लोअर कंट्रोल लिमिट होगी, ठीक है। आपने क्या किया, आपने एक मशीन ली, उस मशीन का एक आपने सैंपल स्टैटिस्टिक मेजर करना है। सैंपल स्टैटिस्टिक क्या हो गया कि आपने एक सैंपल लिया और उसका कोई ना कोई स्टैटिस्टिक मेजर करना है, उसका वेट मेजर करना है, उसकी हाइट मेजर करनी है, उसकी स्ट्रेंथ मेजर करनी है, जो भी वेरिएबल है वो मेजर करना है। आपने उसकी पॉपुलेशन में से सैंपल लिया, 5 का लिया, 6 का लिया, उन 5 सैंपल्स की एक मीन वैल्यू निकाली। वो मीन वैल्यू आपके पास x डबल बार से आ जाती है, और उन 5 सैंपलों का आपने एक स्टैंडर्ड डेविएशन निकाला। ये आप किस तरीके से निकाल सकते हो? ये इस तरीके से निकाल सकते हो। आपने अगर 5 का सैंपल लिया तो ये आपके पास 5 आ गया, ठीक है। x डबल बार इज द मीन ऑफ द सैंपल मीन्स और द टारगेट वैल्यू सेट बाय द प्रोसेस। z इज द नंबर ऑफ नॉर्मल स्टैंडर्ड डेविएशंस। अब ये वाली जो वैल्यू है ये आप पे है कि आप कंट्रोल चार्ट्स कितना, उसकी अपर और कंट्रोल लिमिट्स कितना बनाना चाहते हो। आप चाहते हो कि जी 95% वेरिएशन को मैं कवर करूं या मैं 99% वेरिएशन को कवर करूं, क्योंकि वेरिएशन तो आनी है। अब आप कंट्रोल चार्ट किस लिए बनाना चाह रहे हो, 95% वेरिएशन को कवर करने के लिए या 99% वेरिएशन को कवर करने के लिए? तो अब इसके अंदर आपको मैंने बताया था ना कि 2 स्टैंडर्ड डेविएशन 95 तक वेरिएशन को कवर करेगी, 3 जो स्टैंडर्ड डेविएशन है वो 99.73% वेरिएशन को कवर करेंगी। तो अगर आप z को 2 लेके जाते हो, रखते हो, तो ये
95% वेरिएशन को कवर करेगी, 3 रखते हो तो ये 99% वेरिएशन को कवर करेगी। अब ये इसलिए z की वैल्यू इंपॉर्टेंट है कि जी आप कितना ज्यादा प्रोसेस को कंट्रोल में रखना चाहते हो, तो जितना कंट्रोल में रखना चाहते हो उतनी z की वैल्यू को कम रखोगे। जैसी उस z की वैल्यू से आपकी वैल्यू कोई ज्यादा आएगी तो यू विल नो कि जी ज्यादा आ रही है, इसको कंट्रोल करना। ठीक है, तो ये जो कंट्रोल करने का प्रोसेस है ये आप पे है कि जी आपने प्रोसेस को कितना क्लोजली मॉनिटर करना है। ठीक है, क्योंकि बाज प्रोडक्ट्स होती हैं उनकी टॉलरेंसेस की लिमिट कम होती है, तो फिर आपको प्रोसेस को ज़्यादा टाइटली कंट्रोल करना पड़ता है। बाज प्रोडक्ट्स होती हैं उनकी टॉलरेंसेस ज़रा ज़्यादा होती हैं, तो फिर आप उसकी कंट्रोल लिमिट्स को ज़रा खोल सकते हो या ज़रा ढीला रख सकते हो। स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ द सैंपल मीन, ये आपके पास जो सिग्मा सबस्क्रिप्ट x बार है इसको हम कहते हैं स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ द सैंपल मीन। एक तो मीन ऑफ द सैंपल है ना, और अब जो सैंपल की स्टैंडर्ड डेविएशन जो उसके मीन के अंदर फैलाव है वो क्या है, वो हम इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। ये क्या है, सिग्मा आपको रिप्रेजेंट कर रहा है पॉपुलेशन का स्टैंडर्ड डेविएशन, और n जो है वो सैंपल साइज है। तो अब हमने एक अपर कंट्रोल लिमिट बना रही, लोअर कंट्रोल लिमिट बना रही। लोअर कंट्रोल लिमिट भी वही है, बस नेगेटिव का साइन डाल दिया गया है। ठीक है, इसको नॉर्मली अगर एक ही हमने उसमें लिखना हो तो हम इसको प्लस माइनस z इस तरीके से सिग्मा x सबस्क्रिप्ट x बार लिख देते हैं, तो इससे हम अपर एंड लोअर कंट्रोल दोनों डाल लेते हैं। आपको एक प्रोसेस है, एग्जाम्पल आपकी बुक के अंदर है कि जी वही सीरियल बॉक्सेस या ओट फ्लेक्स के कोई डब्बे भरे जा रहे हैं। ठीक है, और हर 1 घंटे बाद 9 डब्बे निकाले जाते हैं और उनको मैयर किया जाता है। ठीक है, और उनका वेट ले लिया जाता है। आप मशीन कोई है, वो मशीन डब्बों में चीजें भर रही है और वो भरती जा रही है। इट डजंट रियली मैटर कि वो घंटे में कितने भर रही है, वो 1000 भर रही है, 2000 भर रही है, 3000 भर रही है, मगर आप उससे सैंपल लेते हो 9 का, 9 डब्बे निकाल लेते हो और उन डब्बों के वजन देखते हो। आपने इसके अंदर सैंपल स्टैटिस्टिक आपका क्या है कि आपने डब्बों का वजन देखना है। तो आपने एक घंटे बाद सैंपल लिए 9 डब्बों के, उनका वजन लिया। ठीक है, ये आपके पास उन 9 डब्बों के वजन आ गए, उसका मीन आपने ले लिया। मीन किस तरह लिया जाएगा, इन सारों को एड अप किया जाएगा और इन सारों के एड अप वैल्यू को डिवाइडेड बाय 9 करोगे तो आपके पास एक मीन वैल्यू आ जाएगी, और ये जो मीन है ये आपके सैंपल की मीन है। ठीक है, यह आपकी x डबल बार से रिप्रेजेंट हो जाएगी। सो लेट्स स्टार्ट कि जी एक आपकी एग्जांपल नंबर 1 है बुक के अंदर। आपका एक प्रोसेस है, उसके अंदर हम एक मशीन है जो फिलिंग प्रोसेस कर रही है, ओट फ्लेक्स को वो या फ्लेक्स को वो भर रही है डब्बों के अंदर। ठीक है, इट डजेंट रियली मैटर कि वो कितने 1 घंटे के अंदर कितने डब्बे भर रही है, वो 1 घंटे के अंदर 100 भी भर रही है, 1000 भर रही है, इट डजेंट रियली मैटर। व्हाट मैटर्स कि आप 1 घंटे का जो पॉपुलेशन है उससे सैंपल कितना निकाल रहे हो। ठीक है, वो सैंपल जो है वो हम 9 डब्बों का निकाल रहे हैं कि 1 घंटे में वो कुछ ना कोई डब्बे भर रही है, 1000 डब्बे, लेट्स से 1000 डब्बे भर रही है। उन 1000 डब्बों में से हम 9 डब्बे निकालते हैं और उनको हम उनका वजन देखते हैं कि जी उनका वजन क्या है। ठीक है, ये वो 9 डब्बे हैं और ये उनका वजन हम हर इंडिविजुअल डब्बे का वजन निकाला हुआ है। ठीक है, अब इसके अंदर हमने कंट्रोल लिमिट्स बनानी है कि जी इसकी अपर एंड लोअर कंट्रोल लिमिट्स क्या होंगी। जो प्रॉब्लम है उसके अंदर बताया हुआ है कि जी हर घंटे बाद आप उसकी जो सारी मशीन की पॉपुलेशन है उससे 9 डब्बे निकालते हो और उनका वजन लेते हो। फिर अगले घंटे आप फिर जाते हो, जो मशीन ने डब्बे भरे हैं उनके 9 डब्बे निकालते हो, उनका वजन ले लेते हो और उनका मीन ले लेते हो। पहले घंटे में जो था वो मीन लिया। मीन किस तरह लिया, आपने इन सारों को एड अप किया और इनको डिवाइडेड बाय 9 कर दिया, तो आपके पास ये वैल्यू आ गई। ठीक है, इसी तरह फिर दूसरे घंटे गए, आपने वही काम किया, आपके पास मीन वैल्यू आ गई। तीसरे घंटे गए, आपने 9 डब्बे निकाले, आपने उनका मीन ले लिया। इसके अंदर सैंपल साइज क्या है, सैंपल साइज इज इक्वल टू 9। ठीक है, सैंपल का स्टैटिस्टिक क्या है, स्टैट वो आप वेट है, आप सैंपल का
वेट मेजर करना चाह रहे हो तो सैंपल स्टैटिस्टिक इसके अंदर वेट को मेजर कर रहे हो और सैंपल साइज इसके अंदर जो n की वैल्यू है वो 9 है। पॉपुलेशन हर घंटे का जो उसका काम है वो सारा काम उसका पॉपुलेशन है मशीन का, और उससे आप 9 चीजों का सैंपल ले रहे हो, 9 डब्बे लेते हो, उनका वजन करते हो। पहले घंटे आपने जाके लिया, उनका एक मीन आ गया, दूसरे घंटे उनका मीन, तीसरे चौथे पांचवें, इसी तरह से 12 घंटे तक आपने उसका मीन ले लिया कि जी 9 हर घंटे बाद 9 डब्बे लेते हो और उनको वजन करते हो। अब आपने इसका कंट्रोल चार्ट बनाना है जो 99.73% वेरिएशन को कवर करे, मगर इससे ज्यादा कोई वेरिएशन आ रही हो तो वो उसको पकड़ ले। ठीक है, तो इसके लिए जो फॉर्मूला यूज करेंगे वो हम x डबल बार z सिग्मा x बार। ठीक है, अब ये चीज जो है ये क्या है, यहां तो आपके पास मीन ऑफ द सैंपल निकल आया, ये x बार से रिलेट होगा। जब इन सारे मीन्स को आप एडअप करोगे ना, जितने भी 12 घंटे हैं इनको एडअप करके डिवाइडेड बाय 12 करोगे तो वो क्या निकलेगा, x डबल बार। मीन ऑफ द सैंपल तो x बार है, और जब उस सारे मीन्स को एडअप करोगे तो x डबल बार बन जाएगा। एक और इंफॉर्मेशन इसके अंदर दी हुई है कि जी आपकी जो मशीन है उसकी स्टैंडर्ड डेविएशन 1 है। ये इंफॉर्मेशन है कि जी अगर ये मशीन आपके पास बहुत अरसे से आप इससे यूज कर रहे हो और सारे हिस्टोरिकल डाटा को आपने कलेक्ट करके इसके ऊपर स्टैटिस्टिक्स, डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स लगाए, जिससे आपको पता चल गया कि जी ये इस मशीन की मीन वैल्यू ये है और इसकी स्टैंडर्ड डेविएशन ये है, तो इस केस के अंदर आपको स्टैंडर्ड डेविएशन पता है मशीन की, तो तब आप ये वाला फॉर्मूला लगा सकते हो। ठीक है, आपको पता है स्टैंडर्ड डेविएशन मशीन की ये है, आपने वो वैल्यू डाली इधर, सैंपल आप 9 चीजों का ले रहे हो तो अंडर रूट 9 क्या होगा, 3 हो जाएगा। 16 इसका x डबल बार है जो हमने इन सारी वैल्यूज को एडअप किया, और उसको डिवाइडेड बाय 12 कर दिया। ठीक है, तो x डबल बार की वैल्यू आपके पास आ गई, z आपने 3 रख लिया क्योंकि वो कह रहा है कि जी 99% वेरिएशन को कवर करना है। ये वाली जो वैल्यू है आपने इस फॉर्मूला से निकाल ली क्योंकि आपको मशीन की स्टैंडर्ड डेविएशन पता है और आपको सैंपल साइज पता है। ठीक है, तो इस तरीके से आप अपर एंड लोअर कंट्रोल लिमिट्स बना सकते हो। अपर एंड लोअर कंट्रोल लिमिट्स बन जाएंगी तो फिर आप उसको प्लॉट कर सकते हो कि जी ये आपकी अपर कंट्रोल लिमिट है, ये आपकी लोअर कंट्रोल लिमिट है। ठीक है, अब जितनी भी आप सैंपल्स आपने लिए, पहला सैंपल था उसका मीन यहां आया, दूसरा सैंपल था उसका मीन यहां आया, ये वैल्यूज क्या है आप देखें, पहला सैंपल लिया था उसका मीन ये था, दूसरा सैंपल था उसका मीन ये था, तीसरे का ये मीन था। तो ये जो x डबल बार की लाइन है ना, ये तो ओवरऑल आपके प्रोसेस के जो मीन है, ये आपके जो है ये x बार्स जो वैल्यूज हमने निकाली थी, ये सारे x बार्स। ठीक है, तीसरा सैंपल लिया वो इधर आया, चौथा सैंपल इधर, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, नौवां। अब जो 10वां सैंपल है वो कंट्रोल लिमिट से 10वां, 11वां और 12वां कंट्रोल लिमिट से बाहर जा रहा है। ये 3 स्टैंडर्ड डेविएशन तक तो नॉर्मल वेरिएशन या कॉमन कॉजेस की वजह से वेरिएशन आ रही है, तो ये जो सारे पॉइंट्स हैं इनको हम कह सकते हैं कि जी दीज आर विद इन कंट्रोल लिमिट्स, इनके अंदर कोई मसला नहीं है, सिर्फ कॉमन कॉजेस की वजह से अंदर इसके वेरिएशन आ रही है। मगर ये जो आउट ऑफ लिमिट जा रहे हैं, दीज आर बिकॉज ऑफ असाइनेबल कॉजेस, कोई मसला है मशीन के अंदर, तो फिर आपने क्या करना है, मशीन को चेक करना है क्या प्रॉब्लम है। ठीक है, तो इस तरीके से आपको पता चल जाता है कि किस तरीके के कहां आपकी नॉर्मल वेरिएशन आ रही है, कहां आपकी असाइनेबल वेरिएशन आ रही है। अब इसके अंदर एक बात यह है कि जो ये वाला हमने फॉर्मूला यूज किया x डबल बार प्लस माइनस z स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ पॉपुलेशन, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ द सैंपल मीन, इसके अंदर एक, इस प्रॉब्लम के अंदर एक चीज थी स्टैंडर्ड डेविएशन
जो हमें पॉपुलेशन की या मशीन की स्टैंडर्ड डेविएशन दी हुई थी जो वैल्यू 1 थी। अब ये एक स्पेसिफिक सर्कमस्टांस है कि जिसके अंदर आपको पता है कि हमारी मशीन, हिस्टोरिकल डाटा आपके पास है उस मशीन का, उस डाटा पे आप लगाते हो डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स और उससे आपको मशीन की मीन वैल्यू पता चल जाती है और मशीन की स्टैंडर्ड डेविएशन पता होती है। यानी कि आपको पॉपुलेशन की मीन वैल्यू पता है और स्टैंडर्ड डेविएशन वैल्यू पता है। पॉपुलेशन की तो मीन हमने देखी थी ना कि पॉपुलेशन की जो मीन होगी वो एक्स डबल बार के ही बराबर होगी सेंट्रल लिमिट थ्योरम से, और हमें पॉपुलेशन की जो स्टैंडर्ड डेविएशन है वो हमें इस केस के अंदर 1 दी हुई है। ठीक है, नॉर्मली हमें ये पता नहीं होता कि मशीन की मीन वैल्यू स्टैंडर्ड डेविएशन क्या है। नॉर्मल केस के अंदर, प्रैक्टिकल केसेस के अंदर हमें ये सिग्मा की वैल्यू नहीं पता होता। तो फिर हम क्या करते हैं, उस केस के अंदर हम एक्स बार चार्ट इस फॉर्मूले से बना लेते हैं। ठीक है, ये वाली वैल्यू तो हम उसी तरह से निकालेंगे, मगर हमारे पास एक एडिशनल वैल्यू है A2 और R बार की वैल्यू आ रही है। R बार क्या है? द एवरेज रेंज ऑफ द सैंपल्स। A2 is the control chart factor which is found in your book table 6.1 and this is the mean of the sample means। एक तो सैंपल का मीन होगा तो वो इस तरह से होगा, जब सारे सैंपल्स के मीन, एक सैंपल लिया उसका मीन है, दूसरा सैंपल लिया उसका मीन है, तीसरा सैंपल लिया उसका मीन है, जब इन सारों का मीन लिया तो वो आपके पास क्या होगा? एक्स डबल बार। रेंज क्या होती है? रेंज होती है कि जी आपने 9 सैंपल लिए थे, ठीक है, उन 9 सैंपल में से सबसे हाईएस्ट वैल्यू क्या थी, सबसे लोएस्ट वैल्यू क्या थी, उनका जो डिफरेंस होता है दैट इज कॉल्ड रेंज। अब एवरेज रेंज ऑफ दी सैंपल्स क्या होगी? आपने एक सैंपल लिया, उसके अंदर एक रेंज निकली, ठीक है, लेट्स से कि जी 3 की निकली। दूसरा सैंपल लिया, उसके अंदर रेंज जो है वो 2 की निकली। तीसरा सैंपल लिया, उसके अंदर जो रेंज है वो 1 की निकली। उसकी हाईएस्ट और लोएस्ट वैल्यू के दरमियान में सिर्फ 1 का डिफरेंस था। तो जब इन तीनों का आप मीन लोगे तो वो क्या बनेगा? वो आर बार बनेगा, द एवरेज रेंज ऑफ द सैंपल्स। और ये जो वैल्यू है ये आप टेबल से लोगे। टेबल से किस तरह ली जाती है? टेबल के अंदर A2 की जो वैल्यू है वो आपको दी हुई होगी सैंपल साइज के साथ। जितना बड़ा आप सैंपल ले रहे हो उसके हिसाब से आपके पास A की वैल्यू दी हुई है, 9, 10, 11, 12। ये आपकी बुक के अंदर जो टेबल दिया है इट्स अ समराइज्ड काइंड ऑफ टेबल, मगर जब आप नॉर्मल क्वालिटी मैनेजमेंट की बुक्स के अंदर देखोगे तो आपको ये वाला जो इंफॉर्मेशन है A2 की वैल्यू, ये आपको बहुत बड़े बड़े सैंपल साइजेस के साथ भी मिलती है। ठीक है, इसकी मैक्सिमम वैल्यू मेरे ख्याल में 200 तक जाती है। 200 के बाद यू कैन यूज अदर टेक्निक्स जो हम इसके अंदर, इस चैप्टर के अंदर तो नहीं डिस्कस करेंगे, मगर आपको ये इंफॉर्मेशन हर तरह के सैंपल साइज में जरूर मिलेगी। जहां तक आप इसकी यूटिलिटी है इस टेक्निक की, वहां तक आपको सैंपल साइजेस के मिलेंगे और A2 की वैल्यू मिलेगी। ठीक है, अब लेट्स सी कि जी किस तरीके से हम इसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। अकोला बॉटलिंग सॉफ्टवेयर ड्रिंक्स labeled net weight of 12 ounces. Indeed, an overall process average of 12 ounces has been found to be taken. Many samples contained 5 bottles. The average range of the process is itne ounces. The OM operations management team want to determine the upper and lower control limits for averages in this system और इन दिस प्रोसेस। अब आपकी जो एक कंपनी है वो ड्रिंक्स, सॉफ्टवेयर ड्रिंक्स को, सॉफ्ट ड्रिंक्स को बॉटलिंग का प्रोसेस उस पर कर रही है। उन्होंने लिखा है कि जी 12 आउंसेस इस बॉटल के अंदर होंगे। उन्होंने देखा कि जी जब हमने एवरेज रेंज ली तो वो 0.25 आउंसेस थी, 5 का सैंपल ले रहे थे। तो आप इसकी अपर एंड लोअर कंट्रोल लिमिट किस तरह बनाई जाएगी कि प्रोसेस की जो ओवरऑल एवरेज है एक्स डबल बार, उन्होंने देखी, सैंपल लिया ना, सैम्पलिंग बॉटलिंग का प्रोसेस हो रहा है, उसके अंदर सॉफ्ट ड्रिंक भरी जा रही है। ठीक है, 1 घंटे में जितनी भी भरी जा रही है, वी आर नॉट कंसर्न विद द पॉपुलेशन। हम सैंपल कितना ले रहे हैं? लेट्स से कि जी हम सैंपल 5 चीजों का ले रहे हैं उनसे, बॉटल से, और उन सैंपल से फिर हम
देखते हैं कि जी एक्स डबल बार की क्या वैल्यू है। जितने भी सैंपल्स लिए हैं उनका हम एक्स बार निकाल लेंगे, x1 x2 ये हमने सैंपल्स के मीन ले रहे हैं ना, उनका जब हम मीन लेंगे तो हमारे पास एक्स डबल बार आ जाएगा। तो हमारे पास एक्स डबल बार की वैल्यू हमें पता चल गई कि जी उसने दे दी पहले से कि जी 12 आउंसेस है, मगर उसके अंदर जो एवरेज रेंज आ रही है, जो आर डैश आ रही है, एवरेज रेंज कहा है, रेंज नहीं कहा उसने, एवरेज रेंज ऑफ द प्रोसेस कहा है, जो आर बार की वैल्यू 0.25 आउंसेस आ रही है। तो अब हम इसकी कंट्रोल चार्ट्स किस तरह बनाएंगे। हमारे पास ये वैल्यू गिवन है कि जी एक्स डबल बार उसकी 12 ही आ रही है, एवरेज रेंज जो है वो 0.25 आउंसेस आ रही है, इसलिए हमने आर बार यूज किया। सैंपल हम 5 चीजों का ले रहे हैं, ठीक है। तो कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। इसके अंदर एक्स डबल बार प्लस माइनस A2 आर बार है, ठीक है। सैंपल साइज हम 5 का ले रहे हैं, तो हम A2 की वैल्यू 0.577 इस्तेमाल करेंगे, और इस तरीके से हमने वैल्यूज इधर दी, ये वैल्यू हमने टेबल से जाके देख ली 0.577, 5 सैंपल साइज 5 है ना, तो टेबल से जाके A2 की वैल्यू देख ली, ये वैल्यू आपके पास गिवन है। अब आपने अपर कंट्रोल लिमिट बनानी है एक्स बार चार्ट की, मीन चार्ट की हम अपर कंट्रोल लिमिट ले रहे हैं, तो ये वैल्यू आपके पास ये आ गई। लोअर कंट्रोल लिमिट हमने बनानी है, वो इस फॉर्मूला से इस्तेमाल करेंगे, और वो ये वैल्यू है। तो आपने एक अपर कंट्रोल लिमिट बना ली, एक लोअर कंट्रोल लिमिट बना ली, और एक एक्स डबल बार की तो आपके पास वैल्यू है ही, जो मीन वैल्यू है, ठीक है। अब आपने प्रोसेस को कंट्रोल करना है, आप इन कंट्रोल लिमिट्स पे उसको कर सकते हैं। तो अब हमने देख लिया 2 सिचुएशन जिसके अंदर हम एक्स बार चार्ट बना सकते हैं। एक वो सिचुएशन जिसके अंदर हमारे पास पॉपुलेशन की स्टैंडर्ड डेविएशन गिवन हो, एक वो सिचुएशन जिसके अंदर हमारे पास पॉपुलेशन की स्टैंडर्ड डेविएशन नॉट गिवन, इट्स नॉट गिवन। तो तब हम क्या करते हैं, हम A2 की वैल्यू अपने टेबल से जाके देखते हैं, A2 की वैल्यू इज डिपेंडेंट ऑन द सैंपल साइज, और वही प्रोसीजर यूज करके हम एक कंट्रोल चार्ट बना सकते हैं, मीन कंट्रोल चार्ट, मीन प्रोसेस के मीन का कंट्रोल चार्ट, ठीक है। तो ये वो 2 तरीके हैं जिससे हम कंट्रोल चार्ट्स बना सकते हैं फॉर मीन वैल्यूज, ठीक है। अब देखते हैं आर चार्ट्स किस तरह बना सकते हैं। टाइप्स ऑफ वेरिएबल कंट्रोल चार्ट्स, ये जो आर चार्ट है ये वेरिएबल के लिए बनाया जाता है, एक्स बार चार्ट भी वेरिएबल्स के लिए ही बनाया जाता है। अभी तक हम वेरिएबल्स के ही कंट्रोल चार्ट्स पढ़ रहे हैं, ठीक है। हमने अभी तक एट्रीब्यूट्स के कंट्रोल चार्ट नहीं पढ़े, हमने एक्स बार चार्ट बनाना सीखा है। किस केस में, जब हमारे पास सिग्मा गिवन हो, पॉपुलेशन की स्टैंडर्ड डेविएशन गिवन हो। अगर हमारे पास पॉपुलेशन की स्टैंडर्ड डेविएशन इज नॉट गिवन, तो फिर हम क्या प्रोसीजर यूज करते हैं, हम A2 की वैल्यू यूज करते हैं, जो जिसका फॉर्मूला हमने भी पिछली स्लाइड के अंदर डिस्कस किया है। आर चार्ट इज अ टाइप ऑफ वेरिएबल कंट्रोल चार्ट, shows sample ranges over time, difference between the smallest and the largest value in the sample, monitors process variability independent from process mean। अब मैंने आपको स्लाइड के शुरू में कहा था कि जो मीन चार्ट विच इज एक्स बार चार्ट और जो आर चार्ट्स हैं दे आर फॉर वेरिएबल्स, और इनको हम एक साथ यूज करते हैं टुगेदर, हम इनको एक साथ यूज करते हैं। क्यों? क्योंकि एक जो चार्ट है वो हमें प्रोसेस के मीन के बारे में बताता है, और दूसरा जो चार्ट है वो हमें प्रोसेस के फैलाव के बारे में बताता है। तो ये जो है ना आर चार्ट, ये आपकी प्रोसेस की वेरिएबिलिटी के बारे में आपको बता रहा होता है, और ये दोनों इंडिपेंडेंट होते हैं, एक्स बार चार्ट एंड आर चार्ट एक दूसरे से इंडिपेंडेंट होते हैं। यानी कि एक्स बार चार्ट, आर चार्ट आपको अलग-अलग इंफॉर्मेशन दे रहे होते हैं। अब आर चार्ट बनाने की कैसे बना सकते हैं, इट्स मच सिंपलर। इसका भी जिस तरह हर कंट्रोल चार्ट बनाने के लिए आपको अपर एंड कंट्रोल लिमिट ज़रूर चाहिए होती है, इसके लिए भी अपर एंड कंट्रोल लिमिट हमें चाहिए। इसके अंदर हम D4 एंड D3 की वैल्यूज देखेंगे, और आर बार की वैल्यू तो हमें वैसे ही पता है किस तरह से निकालनी है। आर बार क्या होगा, एक सैंपल लोगे उसकी रेंज निकलेगी, दूसरा सैंपल लोगे उसकी रेंज निकलेगी,
तीसरा सैंपल लिया, उसकी रेंज ली। सैंपल लेट से कि जी आपने 5 चीज़ों का लिया है, तो उसके अंदर उन 5 चीज़ों में सबसे कम वैल्यू किसकी थी, सबसे ज़्यादा वैल्यू किसकी थी, और क्या क्या वैल्यू थी सबसे कम वैल्यू और सबसे ज़्यादा, उनका डिफरेंस। दूसरा सैंपल आपने लिया 5 चीज़ों का, उनमें से सबसे कम वैल्यू क्या थी, सबसे ज़्यादा वैल्यू क्या थी, उसका डिफरेंस। तीसरा सैंपल लिया आपने 5 चीज़ों का, उसमें से सबसे कम क्या थी, सबसे ज़्यादा क्या थी, वो डिफरेंस आपने। जब ये सारी की सारी वैल्यूज आपके पास निकल आई, इनका आप मीन ले लोगे, यानी कि इनको एडअप करके डिवाइडेड बाय 3 कर दोगे, तो आपके पास आर बार आ जाएगा। ठीक है, तो R bar represents the average range of the samples. D2, D3 and D4 are the control chart factors which can be found in table 6.1. अब आपको ये वाला मैंने टेबल दिखाया था पहले, सिर्फ X बार के बनाने के लिए हमें A2 की वैल्यू चाहिए थी। अब हमें R बार का जो R चार्ट्स जो हमने बनाने हैं, उसके लिए हमें D3 एंड D4 की वैल्यूज चाहिए हैं, और वो वैल्यूज हम इधर से देख सकते हैं। ये भी आप देखें कि सैंपल साइज के साथ रिलेट हुई हुई है। ठीक है, सैंपल साइज के साथ ये रिलेट हुई हुई है। वही बात, लेट्स टेक अनदर एग्जांपल। आपके पास एवरेज रेंज दी हुई है प्रोसेस की आर बार, आपको सैंपल साइज दिया हुआ है। इस सैंपल साइज को यूज करके हम D4 एंड D3 की वैल्यूज निकालेंगे फ्रॉम द टेबल। वो वैल्यूज जब हम निकाल के उसको मल्टीप्लाई आर बार के साथ करेंगे, तो आपके पास एक अपर कंट्रोल लिमिट आ जाएगी, एक लोअर कंट्रोल लिमिट आ जाएगी आर चार्ट की। ठीक है, मीन की वैल्यू तो आपके पास रेंज जो है, या ये क्या है, ये आपके पास आर बार है। हम रेंज को, हम प्रोसेस की डिस्पर्शन को या प्रोसेस की वेरिएशन को हम चार्ट करना चाह रहे हैं ना। पहले हम एक्स बार चार्ट में क्या कर रहे थे, हम प्रोसेस के मीन को चार्ट करना चाह रहे थे। तो उस केस के अंदर जो मीन की वैल्यू थी, उसकी भी अपर कंट्रोल लिमिट थी एक्स बार, उसकी भी लोअर कंट्रोल लिमिट थी एक्स बार, और उसकी जो मीन वैल्यू थी एक्स डबल बार थी। वो सारे का सारा क्या केस था, एक्स चार्ट के, एक्स बार चार्ट के केस था। अब ये जो है, ये आर चार्ट है, इसके अंदर जो मीन की वैल्यू है वो आर बार होगी। एक अपर कंट्रोल लिमिट है जो आर से रिप्रेजेंट है, लोअर कंट्रोल लिमिट है जो आर से रिप्रेजेंट हुई भी है। ठीक है, इनके फॉर्मूलाज कौन से हैं, वो इंफॉर्मेशन आपने कैसे लेनी है और किस तरीके से इसको प्लॉट करना है, वो सारा मैंने आपको बता दिया। अब जो बेसिक हमने डिस्कशन की थी कि भाई आप जो है मीन चार्ट्स एंड रेंज चार्ट्स आप एक अलग-अलग ना बनाओ, उनको एक साथ बनाओ, तो तभी आप प्रोसेस को कंट्रोल कर सकते हो। प्रोसेस को कंट्रोल करने के लिए वो ऐसा प्रोसेस जिससे आपके पास वेरिएबल की फॉर्म के अंदर डाटा आ रहा हो, वेरिएबल की फॉर्म के अंदर डाटा आ रहा हो, यानी आप कोई वजन चेक कर रहे हो, आप लेंथ चेक कर रहे हो, आप उसकी स्ट्रेंथ चेक कर रहे हो, आप उसका कोई टाइम चेक कर रहे हो, ये सारे वेरिएबल की तरह के वेरिएबल डाटाज हैं। ठीक है, वो प्रोसेस जिसका आप कोई वेरिएबल्स चेक कर रहे हो, जिसका कोई सैंपल स्टैटिस्टिक वेरिएबल में हो, तो फिर आपने क्या करना है, आपने मीन चार्ट बनाना है और आपने रेंज चार्ट बनाना है, एक्स बार चार्ट या आर चार्ट आपने बनाना है। ठीक है, और ये आपने दोनों बनाने हैं, जिसकी वजह से आपको प्रोसेस का मीन का भी कंट्रोल कर सकोगे और प्रोसेस की वेरिएशन को भी कंट्रोल कर सकोगे। अब आपको मैं इंडिविजुअली दिखाता हूं कि जी अगर प्रोसेस के अंदर चेंजेस, किसी तरीके की चेंज आ रही हो। देखो प्रोसेस, इस केस के अंदर क्या हो रहा है, प्रोसेस की जो मीन वैल्यू है ना, वो आहिस्ता आहिस्ता ऊपर की तरफ जा रही है। प्रोसेस का फैलाव नहीं हिल रहा, प्रोसेस की वेरिएशन कम ज्यादा नहीं हो रही, मगर सिर्फ उसका मीन जो है वो शिफ्ट हो रहा है। तो अगर आप इसके एक्स बार बनाओगे ना, तो तभी आपको पता चलेगा कि यार मीन ऊपर की तरफ जा रहा है और इस जगह पे ये कंट्रोल लिमिट से आगे चला गया या निकल गया। मगर आर बार के अंदर आपको कुछ, आर चार्ट के अंदर कुछ नहीं नजर आ रहा। क्यों? प्रोसेस की जो फैलाव है, जो उसकी वेरिएशन है, वो कंट्रोल में है, वो उतनी ही है जितनी आप चाहते हो, तो वो सीधा डॉट्स इस तरह से नजर आ रहा होगा। मगर क्योंकि प्रोसेस का मीन शिफ्ट कर गया, तो वो उसके डॉट्स ऊपर जा रहे हैं।
इस तरीके से क्या हुआ कि आपके एक्स बार चार्ट ने आपकी प्रोसेस के मीन को डिटेक्ट कर लिया, आर चार्ट ने कुछ डिटेक्ट नहीं किया। आर चार्ट जो है आपका वो उसी तरीके से स्ट्रेट विद इन लिमिट्स चल रहा है। अब आपका मीन सही हो, प्रोसेस का मीन जो है ना वो एक ही हो, मगर उसके अंदर वेरिएशन जो है वो बढ़ती जा रही हो या कम हो रही हो, तो इस केस के अंदर आपका जो एक्स बार चार्ट है वो कुछ नहीं बताएगा, वो कहेगा एवरीथिंग इज ओके। मगर जो आपका आर चार्ट है वो बता देगा कि यार ये जो प्रोसेस किया ना, वेरिएशन ये आहिस्ता आहिस्ता बढ़ती जा रही है। हमें अपने प्रोसेस का मीन और उसकी वेरिएशन दोनों को कंट्रोल करना है। हमें सिर्फ एक चीज कंट्रोल नहीं करनी, हमने दोनों चीजों को कंट्रोल करना है। इसलिए ये दोनों जो चार्ट्स हैं हम एक साथ यूज करते हैं किसी भी प्रोसेस को कंट्रोल करने के लिए, किसी भी उस तरीके के प्रोसेस को कंट्रोल करने के लिए जिसके अंदर हमारे पास जो सैंपल स्टैटिस्टिक है वो वेरिएबल की फॉर्म में है, एट्रीब्यूट की फॉर्म में नहीं, सिर्फ वेरिएबल की फॉर्म में। तो अभी तक हमने देख लिया कि जी वेरिएबल्स के लिए हम दो तरह के चार्ट्स बना सकते हैं, एक एक्स बार चार्ट होता है, एक आर चार्ट होता है। एक्स बार चार्ट के लिए हमें दो सिचुएशंस हैं। अगर हमारे पास वी कैन मेक टू काइंड्स ऑफ चार्ट्स, कंट्रोल चार्ट्स फॉर वेरिएबल्स। एक एक्स बार चार्ट होता है और एक आर चार्ट होता है, ठीक है। आर चार्ट, एक्स बार चार्ट के लिए दो वेरिएशन है। जब आपके पास पॉपुलेशन की स्टैंडर्ड डेविएशन इज नोन तब एक तरह का फॉर्मूला यूज करेंगे, अगर पॉपुलेशन की स्टैंडर्ड डेविएशन इज नॉट नोन तब दूसरी तरह का फॉर्मूला 2 यूज करेंगे, ठीक है। इसके लिए फॉर्मूला 1 यूज करेंगे जो हमने स्लाइड्स में पढ़ा है। आर बार के लिए हमारे पास इस तरह की कोई वो नहीं है, हमने सीधा सैंपल साइज देखना है। सैंपल साइज से हमने टेबल की वैल्यू टेबल में जाके वैल्यूज देखनी है और वो वैल्यूज लेके हमने प्लॉट कर देना है आपका कंट्रोल चार्ट। और इन दोनों कंट्रोल चार्ट्स को हमने इन कंजंक्शन यूज करना है और प्रोसेस की मीन एंड वेरिएबिलिटी को हम मेजर कर सकते हैं। स्टेप्स इन क्रिएटिंग कंट्रोल चार्ट्स, क्या स्टेप्स हैं? Take samples from the population and compute the appropriate sample statistic। अब आपके पास इट डजेंट रियली मैटर कि पॉपुलेशन क्या है। डिफरेंट एग्जांपल्स में हमने डिफरेंट पॉपुलेशन ली। पहली एग्जांपल के अंदर हम हर घंटे बाद सैंपल ले रहे थे, तो एक घंटे तक उसने जो चीजें बनाई हैं वो उसकी पॉपुलेशन है। उस पॉपुलेशन में से हम 9 चीजों का सैंपल ले रहे थे। इसी तरह पॉपुलेशन किसी भी साइज की हो सकती है कि जी एक घंटे में इस मशीन ने जितने काम किए हैं, एक दिन में जितनी इस मशीन ने काम किया उससे आपने सैंपल ले लो, तो वो भी सैंपल लिया जा सकता है। तो सबसे पहले वी हैव टू टेक सैंपल्स फ्रॉम द पॉपुलेशन एंड कंप्यूट द अप्रोप्रिएट सैंपल स्टैटिस्टिक्स। सैंपल स्टैटिस्टिक्स अभी तक हमने वेट को ही डिफरेंट एग्जांपल्स में देखा है कि जी 12 औंस है, 16 ग्राम है, तो ये हमने सैंपल स्टैटिस्टिक का यूज कर लिए हैं। Use the sample statistics to calculate the control limits and draw the control chart। अब जो sample statistic को use करके हमने control limits निकालनी है और हमने control chart draw करना है। Plot sample results on the control chart and determine the state of the process in और out of control। अगर वो control limits के अंदर है तो वो in control है, अगर वो control limit से बाहर है तो वो out of control आ रहा है। Investigate possible assignable causes and take indicated actions। अगर आपका प्रोसेस आउट ऑफ कंट्रोल है तो फिर आपने क्या करना है, असाइनेबल कॉजेज को सर्च करना है। असाइनेबल कॉजेज वो होते हैं जो नॉर्मल कॉजेज नहीं होते। नॉर्मल कॉजेज तो नॉर्मल वेरिएशन की वजह से होते हैं ना, असाइनेबल कॉजेज वो होते हैं जो किसी वजह से हो रहे होते हैं। वर्कर फटीग हो गई है, मशीन का कोई पुर्जा खराब हो रहा है, मशीन का कोई पुर्जा घिस गया है, मशीन की टाइमिंग खराब हो गई है, एनी नंबर ऑफ पॉसिबल कॉजेज वो असाइनेबल कॉजेज के अंदर आ सकते हैं। कंटिन्यू सैम्पलिंग फ्रॉम द प्रोसेस एंड रीसेट द कंट्रोल लिमिट व्हेन नेसेसरी। ठीक है, आप इस प्रोसेस को चलाते रहो और अपने कंट्रोल लिमिट को कंट्रोल लिमिट्स जो है उनको आप रीसेट करो व्हेन इट इज नेसेसरी। नॉर्मली कंट्रोल लिमिट्स को रीसेट नहीं किया जाता, मगर अगर आप चाहते हो तो इट विल बी
लेट्स से कि जी हर घंटे बाद आप कंट्रोल लिमिट्स को रीसेट कर लो, हर 2 घंटे बाद आप कंट्रोल लिमिट्स को रीसेट कर दो, तो एट दिस स्टेज दिस पॉइंट इज नॉट एज मच इम्पॉर्टेंट। एट दिस स्टेज मैं आपको यही कहूँगा कि यू कॉन्सेंट्रेट कि जी ये जो 4 पॉइंट्स हैं आप इन पे कॉन्सेंट्रेट करें कि जी कंट्रोल चार्ट बनाया किस तरह जाता है। ये रीसेटिंग इट्स एन एडवांस्ड कॉन्सेप्ट, मगर इस एट दिस स्टेज आई डोंट थिंक दैट यू विल नीड दिस। आप एक्स बार आर चार्ट बनाना सीख लो, आप अपर एंड लोअर कंट्रोल लिमिट निकालना सीख लो, और आप अपने डाटा को प्लॉट करना उन कंट्रोल चार्ट्स पे सीख लो। दैट इज़ एनफ। रीसेटिंग हर रोज़ की जा सकती है, हर शिफ्ट के बाद की जा सकती है, वो एक और आइडिया है, एक और कॉन्सेप्ट है विच माइट नॉट बी एज इम्पोर्टेंट एट दिस स्टेज। कंट्रोल चार्ट्स किस तरह से बनाए जाते हैं? कंट्रोल चार्ट्स हाथ से भी बनाए जाते हैं, कंट्रोल चार्ट्स ऑटोमेटिकली भी बन जाते हैं। मशीनें खुद ही ऑटोमेटिकली सैंपल्स लेके उनको देख के चेक करके आपको कंट्रोल चार्ट्स बना देती हैं, या एक डाटा आ रहा होता है कंटिन्यूसली, मशीन्स का डाटा आ रहा होता है, उस डाटे को ऑटोमेटिकली आप एक्सेल के थ्रू या डिफरेंट सॉफ्टवेयर्स के थ्रू उनके कंट्रोल चार्ट्स बना सकते हो। नॉर्मली ज़्यादातर जो है कंट्रोल चार्ट का बनाने का प्रोसेस वो हाथ से किया जाता है। आप देख रहे हो इधर एक औरत बैठी हुई कंट्रोल चार्ट बना रही है, उसके अंदर ये देखें इन्होंने येलो में बताया हुआ है कि दीज आर दी लिमिट्स, जो ग्रीन वाला रीजन है दीज आर एक्सेप्टेबल रीजन्स, और अगर चीज़ कोई येलो में जा रही है तो इट इज़ गोइंग आउट ऑफ कंट्रोल। क्यों जा रही है बताओ, असाइनेबल कॉजेज कोई बताओ उसके, तो ये सारे का सारा आपको आइडिया हो सकता है इससे। अभी तक हमने ये देख लिया इस पूरे क्वालिटी मैनेजमेंट के टॉपिक के अंडर, चैप्टर 6 एंड चैप्टर 6S के अंडर। 6 के अंदर हमने थ्योरीज पढ़ ली कि जी ये कर सकते हैं, कंटिन्यूस इम्प्रूवमेंट करें, एम्प्लॉय एम्पावरमेंट करें। फिर हमने ये भी कहा 6 सिग्मा भी अप्लाई कर सकते हैं, स्टैटिस्टिकल प्रोसेस कंट्रोल भी कर सकते हैं, जस्ट इन टाइम भी इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, तगुशी के कॉन्सेप्ट्स भी यूज़ कर सकते हैं। ये सारे के सारी थ्योरी थी कि जी ये काम आप कर सकते हो। थिंकिंग, फिलॉसफी, इम्प्लीमेंटेशन, किस तरीके से आप इसको, किसी क्वालिटी को आपने बेहतर करना तो क्या क्या कर सकते हो। फिर हमने टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट पढ़ी कि जी सप्लायर और कस्टमर को भी इंटीग्रेट करें अपनी क्वालिटी मैनेजमेंट की टेक्निक्स के अंदर या क्वालिटी मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस के अंदर। फिर हमने टूल्स पढ़े कि जी आप फ्लो चार्ट यूज़ कर सकते हो, आप परेटो चार्ट यूज़ कर सकते हो, फिश बोन यूज़ कर सकते हो, फिश बोन डायग्राम, आप स्कैटर प्लॉट बना सकते हो। ये सारे टूल्स थे जिनसे आपको डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंफॉर्मेशंस निकल रही थी। अब इस चैप्टर के अंदर हम जो बेसिकली कॉन्सेंट्रेट कर रहे हैं कि जी स्टैटिस्टिकली हम किस तरह प्रोसेस को कंट्रोल कर सकते हैं। स्टैटिस्टिकली प्रोसेस कंट्रोल का फ़ायदा क्या है? स्टैटिस्टिकल प्रोसेस कंट्रोल का फ़ायदा ये है कि ये आपको एक सिग्नल दे देता है जब प्रोसेस आउट ऑफ कंट्रोल जा रहा हो। ठीक है, प्रोसेस आउट ऑफ कंट्रोल कैसे जा सकता है? जब उसका मीन शिफ्ट हो रहा हो, प्रोसेस का मीन शिफ्ट हो रहा हो, या प्रोसेस का फैलाव जो है वो ज़्यादा होना शुरू हो जाए, तो उसके फैलाव को भी कंट्रोल में लाना है और उसके मीन को भी कंट्रोल में लाना है। और फिर हमने बता दिया कि जी ये काम हम कंट्रोल चार्ट से कर सकते हैं, और हमने 2 चार्ट्स देखे जो सिर्फ वेरिएबल्स पे अप्लाई होते हैं, जिसमें से पहला वाला एक्स बार चार्ट था, दूसरा वाला हमारा आर चार्ट था। एक्स बार चार्ट जो है हमारा प्रोसेस के मीन को कंट्रोल करता था, और जो आर चार्ट था वो हमारा प्रोसेस की वेरिएशन को या प्रोसेस के फैलाव को कंट्रोल करता था। हमने इंडिविजुअली देखा कि हम इनको किस तरीके से, इनकी अपर एंड कंट्रोल लिमिट्स। अब कंट्रोल चार्ट, किसी भी तरह की चार्ट को बनाने के लिए, फ्रूट चार्ट को बनाने के लिए फ्रूट की ज़रूरत होती है, इसी तरह कंट्रोल चार्ट को भी बनाने के लिए अपर एंड लोअर कंट्रोल लिमिट की ज़रूरत हमेशा पड़ती है। हमने डिफरेंट फार्मूलाज देखे। जब हमारे पास हिस्टोरिकल डाटा है मशीन का, तो हम उससे मीन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन निकाल सकते हैं, तो हमारे पास सिग्मा की वैल्यू होगी। तो फिर हमने कौन सा फार्मूला यूज़ करना है? अगर हमारे पास सिग्मा की वैल्यू नहीं है तो फिर हमने किस तरीके से उसकी अपर एंड लोअर कंट्रोल लिमिट्स निकालनी है। इसी तरह आर चार्ट के बनाने के भी हमने टेक्निक देखी कि किस तरह से हम कर सकते हैं।
ये सारी की सारी टेक्निक्स स्टैटिस्टिकल क्वालिटी कंट्रोल के अंदर आती हैं, कंट्रोल चार्ट्स की। स्टैटिस्टिकल क्वालिटी कंट्रोल जो है वो स्टैटिस्टिकल प्रोसेस कंट्रोल आपकी बेसिकली क्वालिटी मैनेजमेंट का एक हिस्सा है, और जो सिक्स सिग्मा है वो स्टैटिस्टिकल प्रोसेस कंट्रोल के इम्प्लीमेंटेशन के ही बाद इट्स अ नेक्स्ट स्टेप आफ्टर स्टैटिस्टिकल प्रोसेस कंट्रोल। सिक्स सिग्मा आपको ये कहता है कि जो प्रोसेस की वेरिएशन है, जो सिग्मा अभी तक हम पढ़ रहे हैं ना, वो क्या शो कर रहा है, प्रोसेस की वेरिएशन को शो कर रहा है कि जी कितना फैलाव। वो कहता है कि आप प्रोसेस का फैलाव कम करना शुरू कर दो, यानी कि जो सिक्स सिग्मा है उसका फैलाव आहिस्ता आहिस्ता प्रोसेस के जितने भी हैं उनके फैलाव और उनके मीन को कंट्रोल करो। तो सिक्स सिग्मा बेसिकली स्टैटिस्टिकल प्रोसेस कंट्रोल से निकला हुआ है, और बेसिकली जो सिग्मा का लफ्ज उसमें यूज होता है वो सिग्मा हम इधर भी पढ़ते जा रहे हैं, जो प्रोसेस की फैलाव को या स्टैंडर्ड डेविएशन को शो करता है। ठीक है, तो अभी तक हमने वेरिएबल्स को पढ़ लिया कि जी वेरिएबल्स के कंट्रोल चार्ट्स किस तरह बनाए जा सकते हैं। अभी हम देखते हैं कि जी एट्रीब्यूट्स, एट्रीब्यूट्स क्या होते हैं, डिफेक्टिव, नॉन डिफेक्टिव, एक्सेप्टेबल, नॉट एक्सेप्टेबल, गुड, बैड, सेटिस्फैक्टरी, ये सारे के सारे एट्रीब्यूट्स हैं। ठीक है, एट्रीब्यूट्स के हम किस तरह से कंट्रोल चार्ट्स बना सकते हैं। कंट्रोल चार्ट्स हम एट्रीब्यूट्स के फॉर वेरिएबल्स देयर आर कैटेगरीज। ठीक है, अब कैटेगरिकल क्या है, गुड है, बैड है, नो, यस, एक्सेप्टेबल, नॉट एक्सेप्टेबल। अब इसके अंदर हम नॉर्मली जो देखते हैं एट्रीब्यूट्स को जब मेजर करते हैं, हम काउंट डाटा लेते हैं कि जी 4 में से 2 ओके थे, 2 डिफेक्टिव थे, 2 ओके थे, 2 डिफेक्टिव थे। तो ये क्या किया, ये क्या काउंट डाटा ले लिया ना, सैंपल में से देखा कितने ओके थे, कितने नॉट ओके थे। और इन चार्ट्स को जो इनको किस तरीके से हम चार्ट कर सकते हैं, इनको हम परसेंटेज डिफेक्टिव पी चार्ट से कंट्रोल कर सकते हैं, या नंबर ऑफ डिफेक्ट सी चार्ट से। काउंट चार्ट अगर आपने इसको याद रखना है तो आप काउंट इसको कर लो। एक आपको परसेंटेज डिफेक्टिव बता रहा होता है जिसको हम पी चार्ट कहते हैं, और दूसरा नंबर ऑफ डिफेक्ट या काउंट्स ऑफ डिफेक्ट्स बता रहा होता है जिसको हम सी चार्ट कहते हैं। ठीक है, पी चार्ट को किस तरह से हम बना सकते हैं, पी चार्ट को हम वही तरीका अपर कंट्रोल लिमिट एंड लोअर कंट्रोल लिमिट हमें जरूर चाहिए। ये देखें हम नीचे पी यूज कर रहे हैं, पी जो है बेसिकली शो कर रहा है कि हम पी चार्ट बना रहे हैं। पी चार्ट की अपर कंट्रोल लिमिट क्या है, लोअर कंट्रोल लिमिट क्या है, इसके अंदर एक इनिशियल वैल्यू है कि जी मीन फ्रैक्शन डिफेक्टिव इन दी सैंपल। पी बार जो है वो मीन फ्रैक्शन ऑफ डिफेक्टिव आइटम्स इन दी सैंपल शो कर रहा है। जेड उसी तरीके से आप पे है कि जी आपने ज्यादा टाइट कंट्रोल रखना है तो 2 स्टैंडर्ड डेविएशन ले लो, अगर आपने जरा ढीला कंट्रोल रखना है तो 3 स्टैंडर्ड डेविएशन रख लो। 2 स्टैंडर्ड डेविएशन 95% तक नॉर्मल वेरिएशन को कवर करती है, 3 स्टैंडर्ड डेविएशन 99% तक नॉर्मल वेरिएशन को या कॉमन कॉजेस को कवर करती है, असाइनेबल कॉजेस को नहीं, नॉर्मल कॉजेस को। अब आपके पास स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ द सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन, जो सैंपल की स्टैंडर्ड डेविएशन है वो हम किस तरीके से निकाल सकते हैं। अगर हमारे पास पी बार की वैल्यू होगी तो इस फॉर्मूले से हम सैंपल की स्टैंडर्ड डेविएशन निकाल सकते हैं। सैंपल का साइज आप पे है, कितना साइज का आप ले रहे हो। तो अब हमारे पास सारी इंफॉर्मेशन आ गई पी चार्ट बनाने के। ठीक है, एक कंपनी है CNM डाटा सिस्टम, keys in thousands of insurance record each day for variety of client firms. CEO of this firm want to set control limits to include 99.7% of random variation in the data entry process when it is in control. अब बेसिकली वो ये है कि जी इस एक कंपनी है जो डाटा एंट्री कर रही है। ठीक है, उसने ये देखना है कि जी उसके पास जो 20-25 एम्प्लॉयज हैं वो कितना एरर कर रहे हैं, या 20-25 एम्प्लॉयज को उसने चेक करना है कि जी ये जो लोग हैं ये इनमें से कौन सा काम सही कर रहा है, कौन सा काम गलत कर रहा है। ठीक है, तो ये आपके पास सारे इंडिविजुअल लोग हैं, एम्प्लॉय नंबर 1 टू एम्प्लॉय नंबर 20, सारे जो 20 एम्प्लॉय इस कंपनी के अंदर काम करते हैं उनका हमारे पास डाटा आ गया कि जी नंबर 1 एम्प्लॉय जो था उसने 6 एरर किए। ठीक है,
सारों ने काम, क्योंकि पी चार्ट है ये परसेंटेज डिफेक्टिव को कवर करता है ना, कि कितना परसेंट काम, कितने परसेंट काम में इसने गलतियां की, ठीक है। तो ये इसने 6 एरर्स किए, विच मीन्स कि इसके अगर इसके पास 100 वर्ड्स इसने ऐड करने थे तो इसने 100 में से 6 वर्ड्स गलत किए। इसी तरह दूसरे एम्प्लॉई ने अगर 100 वर्ड्स, सारों का काम इक्वल है, सारों हर एम्प्लॉई ने 100 वर्ड्स या 100 इंश्योरेंस फॉर्म्स या 100 बैंक ओपनिंग फॉर्म्स या 100 किसी तरह का कोई भी सर्विस प्रोवाइड करनी है, 100 कस्टमर्स को ग्रीट करना, 100 बर्गर्स के ऑर्डर्स को प्रिपेयर करना, ठीक है। तो पहला जो एम्प्लॉय है उसने 6 एरर्स किए, यानी कि उसने 100 में से फ्रैक्शन डिफेक्टिव कितना किया, जब हम 6 को डिवाइड बाय 100 करेंगे तो इतना फ्रैक्शन ऑफ डिफेक्ट किया उसने। दूसरे ने 5 किए, तीसरे ने कोई नहीं किया, चौथे, पांचवें, छठे, सातवें, इसी तरह 20 एम्प्लॉइज का सारा डाटा आपके पास मौजूद है, ठीक है। टोटल नंबर ऑफ एरर्स कितने हुए वो हम इसको इन सारों को ऐड करके, इन सारों को ऐड अप करके आपको पता चल जाएगा कि जी टोटल एरर जो हमारे पास आए थे वो 80 आए थे, ठीक है। तो हमारा टोटल एरर जो है वो 80 है। 100 काम सारे लोगों का क्या था, उन्होंने 100 वर्ड्स ऐड करने थे या 100 फॉर्म फिल करने थे, जो भी, इट डजंट रियली मैटर। इनका काम, जब आप इसको पी चार्ट बनाना चाहो ना, तो आपको सारों के काम को एक फॉर्मलाइज करना पड़ता है कि जी इस बंदे ने 100 ऑपरेशंस में से कितने ऑपरेशन के अंदर गलतियां की, इस बंदे को अगर 100 ऑर्डर्स आए थे तो उन 100 ऑर्डर में से कितने ऑर्डर्स के अंदर इसने गलतियां की। क्योंकि ये जो कंट्रोल चार्ट है ये परसेंटेज डिफेक्टिव को प्लॉट कर रहा है, तो इसलिए मैं बार बार गलतियां या नंबर ऑफ एरर्स की बात कर रहा हूं। अगर इस बंदे को मैंने 100 दफा काम दिया था तो उसने 100 दफा में कितनी गलतियां की। तो आप अपने सारे ह्यूमन रिसोर्सेज के जो एरर्स हैं उनको इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज लोगे। परसेंटेज लेने के लिए आपका जो वर्क होना चाहिए वो इक्वल होना चाहिए। तो हमारा जो सारा एरर है वो 80 एरर्स आए हैं, मिला के 20 लोग काम कर रहे हैं, हर किसी ने 100 वर्ड्स या 100 फॉर्म भरे हैं। तो इनको जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास टोटल क्या आ जाएगा, जो टोटल काम इस कंपनी ने किया है, जितना काम किया है उसमें से इतना उसने एरर किया है, तो ये आपके पास एक परसेंटेज डिफेक्टिव आ गई, पी बार की वैल्यू आ गई, ठीक है। अब आपको पता है कि स्टैंडर्ड डेविएशन किस तरीके से निकालनी है पी चार्ट के अंदर। अगर आपके पास पी बार की वैल्यू आ जाए तो फिर आपको कोई मसला ही नहीं है, पी बार की वैल्यू यूज करनी है 1 माइनस पी बार और डिवाइडेड बाय कितना आपने इसके अंदर, अगर आपको यहां याद हो, सैंपल लिया था, ठीक है। अब इसके अंदर सैंपल साइज 20 नहीं लिया जाएगा इसके अंदर, क्योंकि परसेंटेज डिफेक्टिव है ना, तो 100 कामों में से 20 गलतियां या 100 कामों में से 2 गलतियां या 100 कामों में से 3 गलतियां की गई हैं। तो इसके अंदर जो n की वैल्यू होगी वो कितना काम था जिसमें से गलती की गई है, ठीक है। तो इसमें इतना काम था और उसमें से गलती की गई, क्योंकि बाकी जो वैल्यूज हैं 20 की जो वैल्यू है वो हमने इधर इनकॉर्पोरेट कर ली है ना पी बार की वैल्यू निकालने में। अब इधर जो हम n की वैल्यू लेंगे वो हम कितना काम था, या जो एक स्क्वायर, एक यूनिट ऑफ मेजरमेंट जो हम ले रहे थे कि जी 100 चीजों में से इतनी चीजें उसने खराब की, तो जब हम उसकी सिग्मा पी कैप निकालेंगे तो वो हमारे पास ये वैल्यू आ जाएगी। जब हमारे पास ये दोनों वैल्यूज आ जाएंगी, इस फॉर्मूले को यूज करके हम अपर कंट्रोल लिमिट निकाल लेंगे, लोअर कंट्रोल लिमिट निकाल लेंगे और आप अपने एम्प्लॉइज को प्लॉट कर सकते हो। अब इसके अंदर लोअर कंट्रोल लिमिट नेगेटिव में नहीं जा सकती। पी चार्ट के अंदर जो है ना, इट इज परसेंटेज डिफेक्टिव की बात कर रहे हो ना, या तो आप गलती करोगे, डिफेक्ट क्रिएट करोगे, या तो आप नहीं करोगे।
आप नेगेटिव डिफेक्ट क्रिएट नहीं कर सकते या किसी चीज को सही नहीं कर रहे। तो इसके अंदर जो मिनिमम लोअर कंट्रोल लिमिट जो होती है वो हमेशा 0 तक जाती है, 0 से नीचे नेगेटिव वैल्यूज में नहीं जाती। ठीक है, अपर कंट्रोल लिमिट जितनी भी जाए, लोअर कंट्रोल लिमिट 0 से नीचे नहीं जाती। या तो आप गलती करोगे या तो नहीं करोगे। अगर गलती नहीं करोगे तो वो वैल्यू 0 पे चली जाएगी। आप देखो इस एम्प्लॉय की, जो तीसरा एम्प्लॉय है उसने कोई गलती नहीं की, 19वें एम्प्लॉय ने कोई गलती नहीं की, तो वो उनकी मिनिमम वैल्यू 0 पे चली गई। ये आपके पास लाइन शो कर रही है कि व्हाट इज द एवरेज गलतियां जो हो सकती हैं, और ये जो अपर एंड लोअर कंट्रोल लिमिट्स हैं ये शो कर रही हैं नॉर्मल वेरिएशन। अब कोई बंदा इस नॉर्मल वेरिएशन से बाहर होगा तो वो अपना काम सही नहीं कर रहा। अब आप इस बंदे को कह सकते हो कि भाई तुम नॉर्मल वेरिएशन से ज्यादा जा रहे हो, क्या मसला है तुम्हारे साथ, कोई असाइनेबल कॉज मालूम करें, कोई प्रॉब्लम है, बीमार हो, घर में कोई मसला है। इस तरीके से जो पी चार्ट है वो आपको इस तरह की इंफॉर्मेशन दे सकता है। आप अपने डिफरेंट ह्यूमन रिसोर्सेज को या अपने परसेंटेज डिफेक्ट्स हैं उनको आप प्लॉट कर सकते हो, और इस तरीके से आपको आइडिया मिल सकता है कि जी मेरा प्रोसेस या मेरी सर्विस इज इट इन कंट्रोल और इज इट आउट ऑफ कंट्रोल। तो अभी तक मैं अगर आपको समराइज करूं तो 6S के अंदर हमने देखा कि वेरिएबल्स एंड एट्रीब्यूट्स क्या होते हैं। हमने ये देखा कि वेरिएबल्स के अंदर कौन कौन से चार्ट्स बनाए जा सकते हैं, एक्स बार चार्ट बनाया जा सकता है, आर चार्ट बनाया जा सकता है। हमने ये देखा कि जी अगर आपके पास एक्स बार का चार्ट आपने बनाना है, अगर आपके पास स्टैंडर्ड डेविएशन गिवन है तो फिर हम एक फार्मूले से एक तरह का फार्मूला यूज करते हैं। अगर हमारे पास स्टैंडर्ड डेविएशन पॉपुलेशन की नॉट गिवन है तो हम दूसरी तरह का फार्मूला इस्तेमाल करके कंट्रोल चार्ट बनाते हैं। आर चार्ट का एक ही तरीका है, वो फार्मूला हम एक ही फार्मूला यूज करते हैं, टेबल में जाके देखते हैं वैल्यूज और हम आर चार्ट बना लेते हैं। हमने ये भी देखा कि जी एक्स बार एंड आर चार्ट दोनों एक साथ यूज किए जाते हैं टू मेजर द मीन वैल्यू एंड वेरिएशन ऑफ द प्रोसेस। अब एट्रीब्यूट्स का हमने अभी तक देखा है कि जी आप सी चार्ट भी बना सकते हो, आप पी चार्ट भी बना सकते हो। पी चार्ट गिव्स यू परसेंटेज डिफेक्टिव, और इसको किस तरह से बनाया जाता है, सी चार्ट आपको काउंट डेटा ऑफ डिफेक्ट देता है। ठीक है, हमने पी चार्ट की एक एग्जांपल पढ़ ली कि किस तरह से करते हैं। पी चार्ट के अंदर एन की वैल्यू किस तरीके से डिफरेंट होती है, क्योंकि आपने अपने सारी ऑर्गेनाइजेशन के मीन एरर को निकालना है। तो जो पी बार का जो ये वाली वैल्यू होती है ये सारी ऑर्गेनाइजेशन का साइज ले लेती है। वो जो 20 था ना वो सारी ऑर्गेनाइजेशन थी, उसका जो टोटल एरर और जितना काम उसने किया तो वो पी बार के अंदर हो गई। इसके अंदर सैंपल साइज जो होता है कि जी काम कितना था, ठीक है, कितना यूनिट ऑफ वर्क था, उसके अंदर इसमें परसेंटेज डिफेक्टिव जो मीन परसेंटेज एरर था वो पी बार से आ गया। काम आपके पास हर बंदे के पास एन में आ गया, और उससे फिर आपने अपर एंड लोअर कंट्रोल लिमिट निकाली, प्लॉट किया और देख लिया कौन सा बंदा आउट ऑफ कंट्रोल लिमिट्स हैं। अब ये सारे जो लोग हैं जो कंट्रोल लिमिट्स के अंदर हैं, ये नॉर्मल वेरिएशन है इनके अंदर, इसका कॉमन कॉजेज हैं, इसके बारे में हम कुछ नहीं कर सकते। लोगों के अंदर थोड़ा बहुत डिफरेंस होता है, प्रोसेस के अंदर थोड़ा बहुत डिफरेंस होता है, तो वो सारे के सारे जो कंट्रोल लिमिट्स उसको कवर कर लेती है। मगर ये जो बंदा है ये आउट ऑफ कंट्रोल लिमिट जा रहा है, तो हम इसको कहेंगे कि इसके अंदर कोई असाइनेबल कॉज है इसके अंदर। तो वो क्या कॉज है उसको आपने जाके फिर देखना है कि जी और सही करना है। इस चैप्टर को हम अभी इसी जगह पे रोकते हैं। दिस इज डॉक्टर फहद अमजद, एंड टिल नेक्स्ट लेक्चर, अल्लाह हाफिज।